गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डिजास्टर क्या होता है, फिर उसके बाद उसके मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो डिजास्टर की डिफिनेशन क्या है? डिजास्टर का अर्थ है कोई घटित गंभीर घटना, कोई घटित दुर्घटना या गंभीर घटना से है, गंभीर घटना से है। तो डिजास्टर का कोई अगर परिभाषा पूछे तो डिजास्टर का अर्थ घटित दुर्घटना या गंभीर घटना से है। यह मानव जनित और प्राकृतिक नेचुरल, मानव जनित और प्राकृतिक दोनों भी हो सकती है। इससे क्या होता है, प्रभाव क्या पड़ता है? पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। जब कोई आपदा आती है तो इससे पर्यावरण को भारी नुकसान होता है और जान माल का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, मतलब लोगों की बहुत ज़्यादा मृत्यु होती है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, यह कितने प्रकार की होती है? यह 2 प्रकार की होती है, इसके बारे में जानेंगे। आपदा, कोई पूछा आपदा कितने प्रकार की होती है तो आप कहेंगे आपदा 2 प्रकार की होती है। पहला प्राकृतिक आपदा, दूसरा है मानव जनित आपदा, मानव जनित आपदा। ठीक है, तो हम पहले अध्ययन करेंगे प्राकृतिक आपदा कितने प्रकार की होती है, इसको कितने वर्गों में बांटा गया है। तो प्राकृतिक आपदा को 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है भौगोलिक आपदा, दूसरा है जलीय आपदा, तीसरा है मौसमी आपदा, चौथा है जलवायवीय आपदा, पांचवा है जैविक आपदा। अगर कोई पूछे प्राकृतिक आपदा कितने प्रकार की होती है तो आप बताएंगे प्राकृतिक आपदा 5 प्रकार की होती है। ठीक है, तो पहला भौगोलिक, दूसरा जलीय, तीसरा मौसमी, चौथा जलवायु, पांचवा है जैविक आपदा। अब हम अध्ययन करेंगे भौगोलिक आपदा क्या होती है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी आपदाएं आती हैं। तो भौगोलिक आपदा में क्या होता है कि जब कभी भूगर्भ के अंदर कोई प्रक्रिया होती है या कोई परिवर्तन होता है, उसको भौगोलिक आपदा कहते हैं। जैसे भूगर्भ मतलब जमीन के अंदर वैसे जैसे आ गया ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब क्या होती है, भूगर्भिक आपदाएं होती हैं। अब इसमें हम सुनामी को भी रखते हैं, सुनामी को भी रखा जाता है कि सुनामी को कहा जाता है कि यह भी एक भौगोलिक आपदा है, क्योंकि ज़मीन के अंदर जब कोई परिवर्तन होता है एक विशेष प्रकार का तो उसी से सुनामी आती है। लेकिन इसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह तटों पर, जब सुनामी तटों के करीब में आती है तो जलस्तर, सुनामी में क्या होता है, जलस्तर ऊपर होता है बहुत ज़्यादा, 10 से 20 फीट के ऊपर या 10 से 20 मीटर ऊपर तट के क्षेत्रों में ऊपर चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जान माल हानि होती है, पर्यावरण नुकसान होता है, उसके बाद बंदरगाह नष्ट हो जाते हैं, तमाम फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो ये तट के लिए जो होता है, जो तटीय प्रदेश है, वहाँ के लिए जलीय आपदा होती है। सुनामी को जलीय आपदा में भी रखा गया है। सुनामी भूगर्भिक आपदा है, भूगर्भ मतलब जमीन का ऊपर नीचे जब हुआ तो पानी का ओवरफ्लो तेजी से हो जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सुनामी
भौगोलिक आपदा मगर तट के हिसाब से अगर देखा जाए तो सुनामी जलीय आपदा है। ठीक है, अब हम अध्ययन करेंगे जलीय आपदा के बारे में। जलीय आपदा क्या होती है? तो दूसरा पॉइंट है जलीय आपदा। जलीय आपदा, इसमें क्या होता है, जब किसी वाटर बॉडी से वाटर का ओवरफ्लो हो जाए तो जलीय आपदा होती है। जैसे बाढ़ आ गई नदी में, नदी एक वाटर बॉडी है, उससे जब उसके बाउंड्री को पार करेगी जल, तो उससे क्या होगी, बाढ़ आएगी, भूस्खलन होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जलीय तरंग जैसे समुद्रों में ज़्यादा आती हैं इत्यादि, ये सब क्या आती हैं, जलीय आपदा के अंतर्गत रखा गया है। इसमें क्या होता है, वाटर बॉडी से जल ऊपर चला जाता है, जिससे जलीय आपदाएं आती हैं। अब हम अध्ययन करेंगे मौसमी आपदा। कहने का मतलब मौसम परिवर्तन से जो आपदाएं आती हैं उनको मौसमी आपदा कहते हैं। मौसमी आपदा, ठीक है, मौसम परिवर्तन से होने वाली आपदा को मौसमी आपदा कहते हैं। इसमें आता है चक्रवात, साइक्लोन, टॉर्नेडो, तेज वर्षा, सैंड, धूल भरी आंधी, आइस जब गिरने लगती है, हिम के टुकड़े गिरने लगते हैं, तो इसको भी मौसम के कारण होता है, इसलिए इसको मौसमी आपदा के अंतर्गत रखा गया है। अब हम पढ़ेंगे जलवायवीय आपदा, मतलब जलवायु परिवर्तन से जो आपदाएं होती हैं उनको जलवायवीय आपदा कहते हैं। जलवायवीय आपदा, इसमें जलवायु परिवर्तन से जो आपदाएं होती हैं उसको जलवायवीय आपदा कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, तेज वर्षा इसमें भी आती है, तेज वर्षा, सूखा, जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा भी होता है, इसलिए सूखा को भी इसके अंतर्गत रखा गया है। इसके अंतर्गत क्या आता है, ग्लेशियर का पिघलना, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो ग्लेशियर पिघलेगी। उसके बाद तेज सर्दी, तेज गर्मी, जंगल की आग, तो ये सब क्या होती है, जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाएं होती हैं, इसी कारण इसको जलवायवीय आपदा कहते हैं। इसके अंतर्गत आती है तेज वर्षा, सूखा, ग्लेशियर का पिघलना, तेज सर्दी, तेज गर्मी, जंगल की आग, ये सब ऑटोमेटिक होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, इसलिए अपने आप ये हो जाती हैं। ठीक है, मानव जनित आपदाएं ये सब नहीं है। हम ये पढ़ रहे हैं, अध्ययन जो कर रहे हैं प्राकृतिक आपदा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और लास्ट हम पढ़ेंगे 5th नंबर पे जैविक आपदा। शब्दावली से स्पष्ट है, जैविक मतलब जीव जंतुओं द्वारा आपदा। इसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, तो अगर कोई पूछे कोरोना किस अंतर्गत के कौन सी आपदा है, तो हम इसको जैविक आपदा बोलेंगे। नेचुरल द्वारा है कोरोना, कोविड-19, ये भी एक प्रकार की आपदा है, ये जैविक आपदा के अंतर्गत आता है। अब हम अध्ययन करेंगे मानव जनित आपदा।
प्राकृतिक आपदाएं हो गई। अब हम अध्ययन करेंगे मानव जनित आपदाएं। मानव जनित आपदा, जैसा कि शब्दावली से ही स्पष्ट है, मानव जनित आपदाएं क्या होती है? जो मानव के द्वारा होती हैं आपदाएं। जैसे तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण क्या बढ़ रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है, नगरों का विकास हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है और औद्योगिकरण हो रहा है। किसके कारण? तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण। तो अब इसके अंतर्गत देखेंगे कि मानव जनित आपदाएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे मानव क्या कहता है, कभी कभी परमाणु बम बनाता है, उससे भी भयावह स्थिति आती है, तो ये मानव जनित आपदाएं हैं। जैसे परमाणु बम का परीक्षण, परमाणु बम का परीक्षण कैसे? कभी कभी ये लोग विस्फोट करा करके माइंस में विस्फोट, जैसे कोई हथियार बना रहे हैं, उससे भी बहुत नुकसान होता है। या फिर कोई ऐसी इंडस्ट्रियाँ बना दिए हैं, जैसे बहुत से जगहों पे बिजली उत्पन्न करने के लिए परमाणु भट्टियाँ बनाई जाती हैं, तो उससे भी जब वहाँ पे कभी विस्फोट हो जाता है तो परमाणु द्वारा वहाँ पे आपदा आती है, मानव जनित आपदा होती है। माइंस में विस्फोट करते वहाँ भी कभी कभी आग लग जाती है, तो इसे माइंस में हो गया। और नॉर्मल आग हो गई, परिवहन दुर्घटना हो गया, परिवहन दुर्घटना हो गई, सड़क दुर्घटना हो गई, सड़क दुर्घटना। ये सब किसमें आती है? मानव जनित आपदाएं के अंतर्गत आती है। मानव के द्वारा होता है, मानव के द्वारा सड़क दुर्घटना होती है, परिवहन दुर्घटना होती है, मानव के द्वारा कभी कभी आग लग जाती है, या फिर मानव के द्वारा तेल का स्पिल कर दिया जाता है। जैसे कभी कभी टैंकर्स के माध्यम से हम जो तेल लाते हैं, समुद्र में फैल जाता है, जिससे जीव जंतु मरने लगते हैं, वहाँ के पेड़ पौधे भी समाप्त हो जाते हैं, उससे भी आपदा आती है। उसके बाद वाटर का वेपराइजेशन भी नहीं होता है, एक प्रकार की आपदा का ही कारण है। उसके बाद परमाणु बम का परीक्षण, जब हम कहीं पे परमाणु बम का परीक्षण करते हैं, उससे भी भूकंप आने की संभावनाएं बन जाती हैं। ये सब मानव जनित आपदाएं आती हैं। इन सब अध्ययन को, इन सब आपदाओं के बाद हम देखें कि जो मानव जनित आपदा और प्राकृतिक आपदा, दोनों की आपदाओं का अध्ययन करने के बाद हमें ये पता चला कि इसके मैनेजमेंट की व्यवस्था करनी चाहिए। आपदा के मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट की व्यवस्था करनी चाहिए। जो आपदा का प्रबंध करना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट कहलाता है। जैसे जंगल में आग ना लगे, परमाणु बम का कम विस्फोट हो, सड़क दुर्घटनाएं कम हो, रेल दुर्घटनाएं कम हो, इत्यादि चीज़ों को कम करने के लिए उसका मैनेजमेंट करना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। अब इसमें क्या हुआ कि जब भी कभी हम किसी आपदा का अध्ययन करते हैं तो उसके तीव्र स्तर को देखते हैं, तीव्रता स्तर, और उस विशेष क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हैं। विशेष क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हैं, पड़ने वाले प्रभाव को देखते हैं। ठीक है, इस हिसाब से हम इसके मैनेजमेंट की व्यवस्था करते हैं। तो सन 2000 में आपदा प्रबंधन के लिए एक टीम गठित की गई थी, जिन्होंने
आपदा को 3 स्तरों में बांटा है। वो स्तर कौन कौन से हैं उसको हम देखते हैं। जो टीम आपदा प्रबंधन के लिए गठित की गई थी वो क्या बताई थी, तो उन्होंने क्या बताया कि L0 यह सामान्य स्थिति है, यह सामान्य स्थिति है, इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। और उन्होंने क्या बताया L1 में बताया उन्होंने कि इसमें जिला स्तर पर पर्याप्त मात्रा में संसाधन होने चाहिए, जिला स्तर पर पर्याप्त संसाधन होने चाहिए और राज्य स्तर पर उपलब्ध संसाधन हमेशा जिला स्तर को प्रोवाइड करने के लिए, तीव्र स्तर पे प्रोवाइड करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। कि मतलब जिला स्तर पे जो संसाधन है उसका यूज किया जाए और राज्य स्तर मदद के लिए तैयार रहे, हमेशा अलर्ट रहे। तो वो किसमें आता है, L1 के अंतर्गत आता है। L2 में क्या होता है, इसमें क्या होता है, राज्य स्तर पर उपलब्ध संसाधन का हम यूज कर सकते हैं और केंद्रीय स्तर पर जो संसाधन है वो हमेशा सहयोग के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें राज्य स्तर पर संसाधन, राज्य स्तर पर जो संसाधन है उसका उपयोग करना चाहिए और केंद्र स्तर मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। और तीसरा पॉइंट आता है L3, यह बहुत ही चरम परिस्थिति है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, यह बहुत ही चरम परिस्थिति है, यह बहुत ही L3 चरम परिस्थिति है। तो L1 क्या होता है, सामान्य स्थिति होती है, L0 सामान्य स्थिति। L1 में क्या होता है कि जिला स्तर पे जो संसाधन उसको यूज करिए, राज्य हमेशा तैयार है संसाधनों के लिए, सहायता के लिए। L2 क्या होता है, राज्य स्तर पर जो संसाधन है उसका यूज करिए और केंद्र हमेशा तैयार रहे सहायता के लिए। L3 यह बहुत ही चरम स्थिति होती है। अब अगर एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, जो पांच वर्गों में बांटे हैं अभी हम लोग प्राकृतिक आपदा को, नेचुरल मैनेजमेंट को, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट को, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट को 5 वर्गों में बांटे हैं। इसको कौन बांटा था कि कौन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में ही प्राकृतिक आपदा को 5 भागों में बांटा था, जो हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे कल पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि और क्या क्या परिस्थितियाँ इसमें उत्पन्न हो सकती हैं, इसके और क्या क्या प्रबंध हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।